आप गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। फिर से स्टेट सर प्रत्येक के इस एपिसोड पे आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, जो कहानी की सिलसिला थी उसकी दस्तूर अभी जारी है। अगर हमारा कहानी का विश्लेषण अगर अच्छा लगे तो फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हमें आपसे मोटिवेशन मिलते रहे इस तरह की नई नई खबरों को पढ़ने का। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कोई भी एक शातिर व्यक्ति जब कोई गलत कदम उठाता है, उससे पहले कोई प्लान जरूर तैयार करता है। अपने उन प्लानों के तहत उसका पूरा प्रयास होता है कि वो प्लान जो बनाया है उसको अपने अंजाम तक पहुंचा दे और कभी पुलिस द्वारा पकड़ा भी न जाए। लेकिन वो इन बात को भूल जाता है, इस बात को कि उसे एक न एक दिन इस कर्मों का फल जरूर मिल जाएगा। आज जो आपको हम सुनाने वाले हैं, दरअसल इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसके कारण से एक महिला की हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह जाती है। जब इसका सच्चाई खुल करके सामने आता है, लोगों को पता चलता है, तो सच में किसी को भी सुन करके अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दरअसल आज की जो कहानी हम आपको बताने वाले हैं, दरअसल ये घटना जो है ये राजस्थान राज्य की है। और राजस्थान प्रदेश का एक जिला लग पड़ता है श्री गंगानगर, और इसी श्री गंगानगर जिले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है साधुसन। बात हम आपसे कर रहे हैं 3 मार्च 2017 के रात के करीब 12 बजे के करीब। दरअसल इसी थाने के भीतर एक व्यक्ति का कॉल आता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम यूनुस खान है और मैं खैरूवाला से बोल रहा हूं। यूनुस खान पुलिस वालों से कहता है, साहब मेरा दोस्त का पूरा परिवार जो है काफी मुसीबत में है। दरअसल कुछ बदमाशों ने मेरे दोस्त के पूरे परिवारों के ऊपर हमला कर दिया है। प्लीज आप मेरे दोस्त के परिवार को किसी तरह से बचा लीजिए। यूनुस खान जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों को कहता है, पुलिस यूनुस खान से पूछताछ करती है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ का रहने वाला। यूनुस खान कहता है, साहब मेरा दोस्त इस वक्त खैरूवाला रोड के किनारे पे बदमाशों से घिरा पड़ा हुआ है। उसने अभी अभी ये मुझे कॉल किया है। यूनुस खान जैसे वहां का लोकेशन पुलिस वालों को भेजता है, पुलिस कुछ ही देर के अंदर ही घटनास्थल पे पहुंच जाती है। क्योंकि वहां से वो जो दूरी थी वो करीब मात्र 2 से 3 किलोमीटर के ही आसपास था। पुलिस जैसे घटनास्थल पे पहुंचते, जो लोकेशन मिला था वहां पे काफी अंधेरा था, रात थी, आधी रात थी। गाड़ी की लाइट जैसे वहां पे जलती है, एक व्यक्ति सरसों के खेत से भागते दौड़ते पुलिस के पास आता है और रोते हुए अपने हाथ जो करके गिड़गिड़ा करके कहता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरा नाम जसवंत मेघवाल है। दरअसल मैं अपने बच्चों और पूरे परिवार के साथ सालासर बालाजी धाम के भीतर अपने बेटे का मुंडन के लिए जा रहा था, लेकिन यहाँ पर 2 बदमाशों ने मेरे पूरे परिवार के ऊपर हमला कर दिया। उन दोनों के हाथ में कई तरह के हथियार है। जसवंत जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस देखती है कि जसवंत के दोनों हाथों में खून गिर रहा है, दोनों हाथों से। पुलिस आसपास के एरिया को थोड़ी बारीकी तरीके से छानबीन करना शुरुआत करती है। थोड़ी ही दूर पे तभी एक कार दिखाई पड़ता है पुलिस वालों को। पुलिस जब उस कार को चेक करती है तो पता चलता है कार के पिछले सीट के ऊपर एक महिला काफी गंभीर अवस्था में पड़ी हुई है। अगले सीट पे करीब 2 से 2.5 वर्ष का एक बच्चा होता है जो काफी गुमसुम पड़ा हुआ था। पुलिस जब महिला को चेक करती है तो पुलिस को लगता है कि शायद महिला की सांसें अभी भी चल रही है। पुलिस तुरंत ही उस महिला को और जसवंत को लेकर के नजदीकी अस्पताल में पहुंचती है। डॉक्टर जब उस महिला को चेक करती है तो पता चलता है कि उस महिला की रास्ते में मौत हो गई है। पुलिस जसवंत से इस हमला के बारे में पूरा पूछताछ जब करती है, जसवंत का कहना होता है, साहब मरने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि मेरे ही पत्नी है, राजवाला इसका नाम है। ये 2-2.5 वर्ष का बच्चा मेरा ही बेटा है, रुद्र। जसवंत पुलिस वालों से कहता है कि साहब मैं अपने बेटे के मुंडन के लिए सालासर बालाजी धाम के भीतर अपने पत्नी और सास और बच्चों के साथ ही जा रहा था। जैसे वहां पर रोड के किनारे मैं पहुंचा, 2 लोगों ने हमारा रास्ता रोका और तेज धारदार हथियार से हमारे ऊपर हमला कर दिया। पर वो गुंडे कोई और नहीं थे बल्कि मेरे ही सास परमेश्वरी ही ने बुलाया था उसको। पुलिस जब परमेश्वरी के बारे में जसवंत से पूछताछ करती है तो जसवंत का कहना होता है कि शायद परमेश्वरी मेरी सास उसी गाड़ी में मौजूद होती है, लेकिन परमेश्वरी पुलिस को नहीं मिलती। इसलिए पुलिस अगली सुबह फिर से घटनास्थल पे पहुंचती है और जाकर के उस एरिया में तलाश करती है। तभी एक खेत के भीतर परमेश्वरी का भी लाश मिल जाती है। पुलिस को जैसे परमेश्वरी का लाश मिलता है उसके बाद से पुलिस राजवाला और उसके
माता परमेश्वरी का डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाती है जिला अस्पताल से, और फिर दोनों के डेड बॉडी को उनके परिजनों के हवाले करते। फिर जसवंत के कहने पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करवाती है और इस केस की पूरी छानबीन करना शुरुआत करती है। दरअसल जसवंत जो था वो अपने सास के ऊपर ही पुलिस के सामने आरोप लगाता है। इस आरोप के बारे में पुलिस जब जसवंत से फिर से पूछताछ करता है कि तुम्हारी सास आखिर तुम्हें क्यों मरवाना चाहती है, इस पर जसवंत का कहना होता है दरअसल मेरी सास की मेरी संपत्ति पर ही नजर था। 2 महीने पहले मेरी सास मेरे ऊपर हमला करवाया था। पुलिस का कहना होता है अगर उन गुंडों को तुम्हारे सास ने अगर बुलवाया था, फिर उन्होंने तुम्हारे सास को क्यों मार दिया। इसके ऊपर जसवंत पुलिस के सवालों का कोई भी जवाब नहीं दे पाता, जिसके कारण पुलिस को जसवंत के ऊपर ही अब शक हो जाता है। अब जसवंत के हाथों में जब पुलिस जख्म को देखती है, इस जख्म के बारे में डॉक्टर से पूछताछ करती है। डॉक्टर का कहना होता है कि जसवंत के हाथ पे जो जख्म है उसको खरोचा गया है। अगर किसी ने जसवंत के ऊपर हमला किया होता तो इसके हाथों पे गहरा जख्म होता। पुलिस को डॉक्टर की बात सुन करके आप पूरा भरोसा हो जाता है कि जसवंत सब कुछ झूठ कह रहा है, लेकिन पुलिस अभी जसवंत के साथ सख्ती से पेश नहीं आई थी, बल्कि पुलिस जसवंत के पास फिर से जाती है, जाकर के कहती है कि हमें डर है कि शायद वो गुंडे फिर से तुम्हारे ऊपर कोई हमला ना कर दे, इसीलिए हमने गेट के बाहर 2 कांस्टेबल लगा दिया है। अब तुमको डरने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। पुलिस जैसे इस तरह की बातें कहती है, कहने के बाद जसवंत के चेहरे की तरफ अगर देखती है पुलिस, जसवंत भी ये बात सुन करके अंदर ही अंदर काफी खुश हो जाता है। 2 दिन का समय बीतता है। जसवंत जब डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से 2 दिन बाद, तो पुलिस जसवंत को लेकर के थाने पहुंच जाती है। फिर उसके पत्नी और सास के हत्या के बारे में जसवंत से सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे अपनी दबाव देना शुरू करती है, सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार जसवंत अपनी पूरी सच्चाई को कबूल कर लेता है। लेकिन जसवंत जब इस हत्याकांड की पूरी कहानी को बताता है तो वाकई इसको सुनने के बाद हर किसी को अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जसवंत का पत्नी का नाम होता है राजबाला। अब ये राजबाला जो नूरपुर गांव के रहने वाली होती है। राजबाला की माँ का नाम होता है परमेश्वरी। परमेश्वरी का पति कुछ साल पहले, यानी इसका जो ससुर है वो कुछ साल पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। परमेश्वरी की एक ही बेटी होती है राजबाला। परमेश्वरी के पास करीब करीब 35 बीघा खेती का जमीन होता है, अच्छा खासा पैसा भी है। राजबाला जो अपनी माता पिता के एकलौती संतान होती है, अपनी लार प्यार के वजह से वो पढ़ाई नहीं करती है। जैसे जवानी के दहलीज पे वो कदम रखती है, परमेश्वरी अपनी बेटी की शादी कराने के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरुआत कर देती है। परमेश्वरी सोचती है कि उसे एक ऐसा दामाद मिल जाए जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा हो, समझदार हो। काफी जद्दोजहद के बाद उसको अलीपुर गांव का रहने वाला उसे जसवंत मेघवाल मिल जाता है। अब जसवंत मेघवाल जो कि बीएड तक की पढ़ाई तो कर चुका था, लेकिन अभी नौकरी नहीं कर रहा था। वो जसवंत भी अपने माता पिता का इकलौता संतान है, जिसके पास करीब 20 बीघा जमीन होता है। अब जैसे जसवंत मिल जाता है, परमेश्वरी अपनी बेटी राजबाला की शादी अब साल 2012 में जसवंत से करवा देती है। हालांकि जसवंत राजबाला से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता, क्योंकि राजबाला कम पढ़ी लिखी ही नहीं बल्कि देखने में भी कुछ खास ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। लेकिन बिचौलिया जब जसवंत से ये कहता है कि राजबाला अपने माता पिता की इकलौती संतान है, अच्छा खासा दहेज भी मिलेगा, बल्कि उसके साथ साथ सारी संपत्ति भी तुम्हारी हो जाएगी। फिर बिचौले जब इतनी संपत्ति की लालच जसवंत को देता है, संपत्ति की लालच में आकर के जसवंत राजबाला से शादी कर लेता है। इधर परमेश्वरी जब अपनी बेटी की विदाई करती है तो दहेज में जसवंत को एक 4 चक्का गाड़ी भी देती है। जसवंत जब राजबाला से शादी कर अपने घर लेकर के आता है, उसके कुछ ही महीने बाद सरकारी टीचर की नौकरी भी उसे लग जाती है। जसवंत अच्छा खासा पैसा भी कमाने लगता है। लेकिन जसवंत के पास जैसे ही पैसा आ जाता है, अब दहेज में जब उसे 4 चक्का गाड़ी मिल जाती है, अब वो बड़े बड़े लोगों से जान पहचान बनाने लगता है। बड़े बड़े लोगों के घर के भीतर शादी पार्टी में जब वो पहुंचता है, अपनी पत्नी को भी वो साथ लेकर के जाया करता था। लेकिन शादी ब्याह फंक्शन में जब वो अपनी बेटी को बड़े बड़े फंक्शन में लेके जाता था, वहां पर जसवंत को अपनी पत्नी को लेकर के कहीं ना कहीं बेइज्जती महसूस होता था, क्योंकि राजबाला बड़े बड़े लोगों से सही तरीके से बातचीत तक नहीं कर पाती थी। तब जसवंत को ये लग रहा था कि शायद उसने राजबाला से शादी करके कोई गलती कर दिया है। अब धीरे धीरे जसवंत जो अपनी पत्नी से दूरी बनाने लगता है।
साथ ही साथ वो बड़े बड़े लोगों के साथ उठक बैठक जब वो करता है, दारू शराब तक भी पीने लगता है। अपने यार दोस्तों के साथ उसी 4 चक्का गाड़ी में बैठ करके दिन भर मटर गश्ती किया करता था। ऐसे ऐसे लोगों से दोस्ती कर लेता है कि आखिरकार जसवंत अब पत्नी से दूरी बनाते बनाते गलत महिलाओं के संगत में आ जाता है और कई महिलाओं के साथ पैसा दे करके उसके साथ रंगरेलिया भी मनाता है। इधर इस बात की जानकारी जब राजवाला को पता चलता है, इसी बात को लेकर के दोनों पति पत्नी के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। जब लड़ाई झगड़े कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ जाता है कि एक दिन राजवाला इस बात की जानकारी अपनी माँ परमेश्वरी को भी दे देती है। इधर परमेश्वरी को जैसे जसवंत के करतूतों के बारे में पता चलता है, वो सीधे अपने बेटी के घर पे पहुंचती है और जसवंत को काफी समझाने की प्रयास करती है। जसवंत अपनी सास से झूठ कहता है कि दरअसल उसकी पत्नी जो कुछ भी कह रही है वो सब कुछ झूठ कह रही है, मेरा किसी भी महिलाओं के साथ कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन परमेश्वरी भी अपने दामाद की बात न सुनती है, बल्कि अपनी बेटी की ही पक्ष लेती है और फिर माँ बेटी दोनों मिलकर के जसवंत का जीना हराम कर देते हैं। अब उस दिन जसवंत को एहसास हो जाता है कि उसने राजवाला से शादी करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। जसवंत अपनी पत्नी को छोड़ने का मन बना लेता है। इधर परमेश्वरी को जब पता चलता है कि जसवंत उसकी बेटी को अब छोड़ करके किसी खूबसूरत महिला के साथ शादी करना चाहता है, परमेश्वरी उसको धमकी देती है। परमेश्वरी उसको धमकी देती हुई कहती है, अगर इस तरह से कोई भी कदम अगर तुमने उठाया तो तुम याद रखो कि हम तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देंगे। जसवंत को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार अब वो क्या करे, करे तो फिर क्या करे। जसवंत अपनी पत्नी से भी काफी नफरत करने लगा था। अब जसवंत को ऐसा लग रहा था कि उसकी पत्नी और सास के रहते हुए वो खुशहाल तरीके से अपने जीवन बिल्कुल भी नहीं जी सकता है। अब कुछ समय बीतता है, साल भर का समय लगभग बीतता है। जसवंत का एक बेटा भी हो जाता है। जैसे उसका बेटा इस दुनिया में आता है, जसवंत को अब लगता है कि अब वो अपनी पत्नी के चंगुल में बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। इसीलिए जसवंत अब जो है अपनी जिंदगी बहुत बेहतर तरीके से बिताने के लिए अपनी पत्नी और सास को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का एक प्लान बना लेता है। फिर अपनी पत्नी सास को इस दुनिया से हटाने का जो ये नया षड्यंत्र प्लान जो तैयार करता है, उसके भीतर वो एक ऐसा प्लान षड्यंत्र करता है जिसमें वो कभी पकड़ा ही ना जाए। वो ऐसा सोचता है कि वो जैसे उसकी पत्नी और सास इस दुनिया को छोड़ करके जाएगी, परमेश्वरी की सारी संपत्ति भी हमारी हो जाएगी और फिर मैं किसी खूबसूरत महिला से शादी कर अपने बच्चे के साथ खुशहाल तरीके से जीवन जीने लगूंगा। इस तरह से वो सोचता था। अपनी पत्नी और सास को इस दुनिया से हटाने के लिए सुपारी किलर तक को तलाशता है। जब अपने गांव में घूमता है एक दिन, तभी जसवंत की मुलाकात फैजल से हो जाती है। अब फैजल जो जसवंत का बहुत बचपन का दोस्त होता है। फैजल जब जसवंत को देखता है तो देख करके काफी खुश भी होता है। फिर उसके पूरे परिवार की हालचाल भी लेता है। इस पर जसवंत का फैजल से अपनी सारी समस्याओं और परेशानी को बताता है। साथ में ये भी कहता है, मैं अपनी पत्नी और सास को इस दुनिया से ही हटाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी इसमें मदद कुछ कर सकते हो? फैजल कहता है, अगर मैंने इस तरह का कोई भी कदम उठाया मैं पकड़ा जाऊंगा और मुझे जो है सो पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। जसवंत कहता है कि मैं एक ऐसा प्लान बताऊंगा कि कभी भी पकड़ा ही नहीं जाएंगे। अगर गलती से तुम पकड़े गए तो मेरे पास इतनी कारी संपत्तियां हैं कि तुम्हें छुड़ाने के लिए पानी की तरफ पैसा बहा देंगे। जैसे इस तरह की बातें वो कहता है, फैजल भी जसवंत की बातों में आ ही जाता है। उस दिन फैजल जसवंत का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फैजल इस काम को करने के लिए एक सुपारी किलर को भी हायर करता है, जिसका नाम होता है हैदर अली। अब हैदर अली जो कि कीकरवाड़ी इलाके का होता है, रहने वाला होता है। जब वो पूरा प्लान के बारे में हैदर अली के बारे में बताता है, हैदर अली इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में 3 लाख रुपए की डिमांड करता है। 3 लाख रुपए की जो डिमांड जब करता है, फैजल इस बारे में जा करके जसवंत को कहता है। जसवंत कहता है कि मैं पैसा तो दे दूंगा, लेकिन 3 नहीं बल्कि 1.5 लाख दूंगा। हैदर अली भी 1.5 लाख रुपए लेकर के इस डील को पक्की कर लेता है, लेकिन उस समय जसवंत के पास कुछ भी पैसा नहीं होता। इसीलिए जसवंत 1.5 लाख रुपए का एक चेक काट करके हैदर अली को देता है। साथ में 20,000 रुपया भी हैदर को देता है, ताकि वो मार्केट से जाकर के कोई तेज धारदार हथियार खरीद करके लेकर के आए। अब हैदर अली जब उस पैसा लेता है, मार्केट से जाकर के एक तेज धारदार हथियार खरीद के लाता है
उसके बाद जसवंत कहता है कि इस काम को कब अंजाम देना है, दिन और तारीख हम तय करेंगे। अपने प्लान के तहत 2 मार्च 2017 को जसवंत जब अपनी सास परमेश्वरी के नंबर पे कॉल करता है, कहता है कि दरअसल मैं चाहता हूं कि मैं अपने बेटे का मुंडन सालासर बालाजी धाम में ले जाकर के करा दूं, इसीलिए अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहां जा रहे हैं, अगर आप भी चलना चाहें तो साथ में आ सकती हैं। अब जब साथ में जाने की बात करता है तो परमेश्वरी भी जसवंत के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। 3 तारीख को जब जसवंत के घर पे वो आती है, जसवंत अपनी पत्नी और सास से कहता है कि हम रात के समय में गाड़ी से लेकर के यहाँ से निकलेंगे। गाड़ी से अपने घर से निकलने से पहले जसवंत हैदर अली के नंबर पे कॉल कर देता है कि तुम लोग खैरावाला रोड के ऊपर जाकर के रुक जाना। करीब रात के 10 बजे के आसपास में वो अपनी पत्नी, सास और बच्चे के साथ 4 चक्का में बैठकर अपने घर से निकलता है। जैसे खैरावाला रोड पे पहुंचता है, कुछ ही देर बाद वहां पे हैदर अली और फैजल पहुंच जाता है। जसवंत वहां पे गाड़ी रोक देता है। हैदर अली और फैजल जो है गाड़ी के पिछले सीट पे बैठ जाता है। इससे पहले उसकी सास कुछ भी समझ पाती, दोनों मिलकर के जसवंत की पत्नी और उसकी सास के ऊपर एक तेज धारदार हथियार से हमला कर देता है। अब जिसकी वजह से राजवाला की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है, लेकिन परमेश्वरी तुरंत ही दरवाजा खोल करके वहां से भागने की प्रयास करती है। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर भाग करके हो जाती है, दोनों जाकर के परमेश्वरी को जाकर के दोनों मिलकर के पकड़ लेता है। उसी तेज धारदार हथियार से परमेश्वरी का भी हत्या कर देता है। उसके बाद से दोनों वापस अपने घर पे आ जाते हैं। इधर जसवंत जो है उसी हथियार से अपने दोनों हाथों के ऊपर हल्का सा खरोच करता है। फिर आधे घंटे के बाद अपने दोस्त यूनिस खान के नंबर पे कॉल करता है, उसको झूठ कहता है कि कुछ बदमाशों ने मेरे पूरे परिवार के ऊपर हमला कर दिया है, प्लीज मेरी तुम मदद करो। वाकई में जसवंत ने पूरी कहानी पुलिस वालों को थाने के भीतर सुनाता है। पुलिस जसवंत के ही कहने पर हैदर अली और फैजल इन दोनों को भी अपने कस्टडी में लेती है। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों के ऊपर इन्हें गिरफ्तार करके इन सब के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। लेकिन जसवंत की एक छोटी सी गलती से उसका बेटा हमेशा के लिए अनाथ की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपको दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, सचेत करना था। आपका इस घटना के ऊपर क्या राय बनता है, आप अपना राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।